जय हिंद। आज हम लोग क्लास 12 का एक चैप्टर है मैट्रिक्स, जिसको आज हम लोग सीखेंगे। ये आपके कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एनटीपीसी में भी देखा गया था कि मैट्रिक्स से क्वेश्चन कुछ आए थे। तो इसका हम लोग इंट्रोडक्शन टाइप का ही मैट्रिक्स को देखेंगे, उतना इसमें डीप घुसने का जरूरत नहीं है। लेकिन जो सीजीएल के छात्र होंगे, जो उसका तैयारी करते होंगे, उनके लिए ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है। बाकी 12th लेवल का जितने भी एग्जाम है उसमें ज़्यादातर ये नहीं पूछा जाता है, बट पूछ भी सकता है, इसमें कोई रोक नहीं है। इसलिए आइए उसको सीखते हैं, क्योंकि एनटीपीसी में पूछा गया था इसी से रिलेटेड क्वेश्चन। सबसे पहले देखिए आखिर मैट्रिक्स होता क्या है, जिसको आव्यूह बोलते हैं। ठीक है, क्या पढ़ना है हम लोगों को? मैट्रिसेस, जिसको हम लोग आव्यूह बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझेंगे आखिर मैट्रिक्स होता क्या है। मान लीजिए कि एक स्कूल है, ठीक है, कोई स्कूल है, उसमें अलग अलग क्लास के बच्चे होंगे। मान लीजिए 1 क्लास है, 2 होगा, 3 है, 4 क्लास है, और क्लास 5 होगा, स्टैंडर्ड 5 होगा। चलिए, तो इसमें कुछ बच्चे होंगे, हर क्लास में कुछ ना कुछ बच्चे जरूर होंगे। ठीक है, मान लीजिए मैं नाम दे देता हूं ABCD करके, इसमें नाम दे देता हूं। तो कोई बच्चा A है, B है, वो लाइन से खड़ा है सब। ठीक है, ठीक है, E है, चलिए इसमें इतना हो जाए। उसी तरह इसमें क्या हो सकता है? FGHIJ, फिर इसमें KLMNOPQRSTUVWX और Y। मतलब ये बच्चे हैं। ठीक है, इसको हम लोगों ने क्या किया, रो वाइज और कॉलम वाइज हम लोगों ने लाइन लगा दिया बच्चों को। ठीक है, यही मेरा क्या कहलाया? मैट्रिक्स कहलाएगा। मतलब कि एक ग्रुप कुछ भी चीज का अगर दिया है, उसको अगर हम लोग किसी रो और कॉलम के पैटर्न वाइज अगर हम उसको सेट करते हैं, वही मेरा कहलाता है मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसी तरह का आप लोगों को मैट्रिक्स देखने को मिलेगा। ये तो क्लास वाइज था, और भी कोई सा भी ग्रुप हो और उसको अगर हम लोग उसको पैटर्न वाइज अगर रख दें, रो और कॉलम के पैटर्न में, तो वो हमारा कहला जाता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को हिंदी में आव्यूह बोलते हैं। और एक चीज देखिए, ये जो है मेरा, ठीक है, ये क्या है? वर्टिकली है। ठीक है, इसको ऊर्ध्वाधर बोला जाता है। तो ये जो मेरा होता है, ये कॉलम कहलाता है। इसमें कितने कॉलम है? 1 2 3 4 5, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम कितने हो गए? ये हो गए 5। ठीक है, और नंबर ऑफ रोज कितने हो गए? ठीक है, रोज मतलब देखिए, ये पहला रो, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, टोटल इस तरह से अगर रहे, क्षैतिज रहे, जिसको हॉरिजॉन्टली बोलते हैं, तो हॉरिजॉन्टली रहता है, उसको हम लोग रो बोलते हैं। मतलब पहला रो, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, टोटल 5 रो है। तो नंबर ऑफ रोज कितने होंगे? 5। नंबर ऑफ रोज को हम लोग I से डिनोट करते हैं, और नंबर ऑफ कॉलम्स को हम लोग J से डिनोट करते हैं। यानी कि अगर I दिया है तो I मेरा कहलाएगा नंबर ऑफ रोज, और J है मतलब वो कॉलम को बता रहा है। ठीक है, चलिए इतना हो गया। पहले वाले एलिमेंट को क्या बोलेंगे? A11। ठीक है, मतलब पहले हम रो को लिखते हैं और बाद में कॉलम को लिखते हैं। ठीक है, AIJ इस तरह करके लिखते हैं अगर, तो I मेरा रो को बताएगा और J मेरा कॉलम को बताएगा। ये A1 हो गया। A11 मतलब रो भी 1 है और कॉलम भी पहला ही है। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? A12 मतलब पहला रो, लेकिन कॉलम जो है वो, सॉरी, A21 होगा ये। ठीक है, समझिए इसको ध्यान से। A21 मतलब पहला रो, सॉरी, दूसरा रो और पहला कॉलम, कॉलम तो अभी पहला ही है। ये हो जाएगा A31 मतलब तीसरा रो और पहला कॉलम। ये A41 मतलब फोर्थ रो और कॉलम तो अभी पहला ही है। ये A51 मतलब कि फिफ्थ रो और 1 कॉलम, मतलब पहला कॉलम। ठीक है, हम लोग एक मैट्रिक्स बनाई है। मान लीजिए 2 है, 3 1 4 9 3 1 2 7, कुछ भी मान के चलिए, इस तरह भी है। ठीक है, इसको मान रहे हैं। ठीक है, एक्यूरेट नहीं है। अब देखिए, आप मुझे ये बताइए कि इसमें जो नंबर ऑफ रोज है वो कितने हैं? तो 1 2 और 3 रो हो गया। यानी कि I जो है मेरा वो कितना है? 3 है। I इक्वल्स टू 3 होगा, क्योंकि मैंने बताया था कि I से हम नंबर ऑफ रोज को डिनोट करते हैं। ठीक है, यहां लिख दीजिए नंबर ऑफ रोज। ठीक है, और कॉलम कितने हैं? स्तंभ कितने हैं? 1 2 3। स्तंभ में मेरा इसमें 3 ही है, जो मेरा है नंबर ऑफ कॉलम्स।
ठीक है, ध्यान से समझिएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आसान है और इसी से आपका नंबर आसानी से आप उठा सकते हो, इसमें नंबर ले सकते हो आसानी से इसके लिए। तो इसको आपको आना चाहिए और इसका कुछ नहीं, बस इंट्रोडक्शन और जो टाइप्स है उसी के माध्यम से आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वही लेवल रहेगा, इससे ज्यादा हार्ड लेवल नहीं पूछा जाता है। तो ये हो गया। अगर मैं इसको ये इस तरह बना दूं, अगर अब देखिए ये इस तरह लंबा वाइज हो गया। अब बताइए इसमें रोज कितने होंगे, तो रोज तो अभी भी 3 ही है, 1 2 3, लेकिन कॉलम जो है वो 2 हो गया मेरा स्तंभ, इसलिए j इक्वल्स टू मेरा क्या हो जाएगा 2। ठीक है, इस पोजीशन वाले नंबर को क्या बोलेंगे, A11, क्योंकि नंबर ऑफ रोज भी यहाँ पहला रो और पहला कॉलम, इसको बोलेंगे A12, मतलब पहला रो दूसरा कॉलम। ये हो जाएगा मेरा दूसरा रो पहला दूसरा रो पहला कॉलम, तो इसको बोल देंगे A21, और ये दूसरा रो और दूसरा कॉलम, तो इसको बोल देंगे A22। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये जो है मेरा, इसको बोल देंगे A31, क्योंकि तीसरा रो और पहला कॉलम, तो A31। अभी मैंने बताया था कि रो को पहले लिखते हैं, ठीक है ना, और 2 जो इसमें है ये क्या हो जाएगा मेरा, तो A32, मतलब 3 रो और 2 कॉलम। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान से समझिएगा। अच्छा चलिए, इसको अगर हम बताएं, चलिए एक मैंने बना दिया मैट्रिक्स। अगर मैं इसमें पूछूं कि A22 क्या है, A22 क्या है इक्वल टू, मतलब कि दूसरा रो और दूसरा कॉलम कहां है, देखिए दूसरा रो यहां पे है, ये रो, और दूसरा कॉलम ये है, यानी कि ये 4 है, तो 4 लिख देंगे हम। ठीक है, अगर मैं बोलूं A41, 4 क्या है, नंबर ऑफ रोज, देखिए 1 2 3 4, फोर्थ रो और 1 कॉलम, मतलब पहला कॉलम, तो ये 3 है, तो यहां पे 3 हो जाएगा। मतलब इस तरह से हम लोगों को इसमें देखना है। एक और इधर समझिए, अगर है यहां पे इस तरह का कोई एक मैट्रिक्स है, ठीक है, अगर इसमें आपको क्वेश्चन पूछ दे कि A33, अब बताइए A33 क्या होगा, तो A33 देखिए 3 पहला है, मतलब कि रो हमको देखना है, 1 2 3, तीसरा रो ये है, और तीसरा कॉलम, पहला दूसरा तीसरा कॉलम, यानी कि 4 है। ठीक है, तीसरा रो और तीसरा कॉलम 4 है, यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया यहाँ पे। चलिए मुझे ये बताइए, तो A42 क्या होगा, A42, अब देखिए 1 2 3, 4 क्या है, रो है, पहला रो दूसरा रो तीसरा रो, अब देखिए चौथा रो तो है ही नहीं, तो यहाँ पे ये गलत है। ठीक है, ध्यान से रखना, आप लोगों को समझना है इस चीज को, कि जब उसमें फोर्थ रो है ही नहीं, तो फोर्थ वाला का तो मेरे पास वैल्यू आएगा ही नहीं। उसी तरह अगर यहां पे A34 अगर कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, तो तीसरा रो और चौथा कॉलम, पहला दूसरा तीसरा चौथा कॉलम, मतलब 9 है, तो ये 9 हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जा सकता है कि एक मैट्रिक्स दे दिया जाएगा और उसमें बोला जाएगा कि जो पोजीशन है उसका पोजीशन दे दिया जाएगा, A1 2 2 3 4, इस तरह करके कुछ भी दिया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि कौन सा नंबर है, तो आपको आसानी से उसको सॉल्व कर लेना है। सॉल्व तो करना नहीं कुछ, बस उसको लिख देना है डायरेक्टली देख के। ठीक है, चलिए अब है हमारा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कितने तरह के हो सकते हैं, देखिए सबसे पहले है हमारा रॉ मैट्रिक्स, जिसको पंक्ति आव्यूह बोलते हैं। देखिए इसको समझिए, ऐसा मैट्रिक्स जिसका नंबर ऑफ रोज जो है वो 1 होना चाहिए, मतलब एक ही रो होना चाहिए। द मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 रो इक्वल्स टू या कॉल्ड रो मैट्रिक्स, या पंक्ति आव्यूह बोलते हैं जिसका एक ही पंक्ति हो। जैसे देखिए ये जो मैट्रिक्स है इसमें क्या है, एक ही रो है, कॉलम वगैरह तो है ही नहीं इसमें। ठीक है, एक रो होना चाहिए, कॉलम तो अगर देखा जाए तो है कॉलम 1 2 3, लेकिन रो जो होना चाहिए वो मेरा एक होना चाहिए। उसके बाद और देखिए कुछ भी हो सकता है, देखिए ये भी एक ही रो वाला एक मैट्रिक्स है, तो इसको हम लोग रो मैट्रिक्स या फिर पंक्ति आव्यूह बोलेंगे। चलिए हो गया। अब आता है कॉलम मैट्रिक्स, तो द मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 कॉलम कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स, या फिर ऐसा मैट्रिक्स या ऐसा आव्यूह जिसका एक ही कॉलम हो, एकमात्र कॉलम हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स या स्तंभ आव्यूह।
तो जैसे इसमें देखिए 3 4 9, देखिए ये एक मैट्रिक्स हो गया, सिंगल कॉलम है, इसमें रो वगैरह हो सकता है, कुछ भी, वो मैटर नहीं करता है, लेकिन कॉलम एक ही होना चाहिए। और देखिए क्या हो सकता है 4 9 2 3, देखिए ये भी क्या है, सिंगल कॉलम का मैट्रिक्स है, या फिर 2 4 3 9 2, कुछ भी, मतलब रो कुछ भी हो सकता है, लेकिन कॉलम एक ही होना चाहिए। देखिए सारा सिंगल कॉलम का है, तो इसको हम लोग कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट समझिए, देखिए नेक्स्ट है स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए ऐसा मैट्रिक्स जिसका नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होगा, उसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। या फिर वर्ग आयु, मतलब जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या इक्वल हो, सेम हो, बराबर हो, तो हम लोग वैसे मैट्रिक्स को वर्ग आयु, ठीक है, या फिर स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। देखिए हिंदी वाले और इंग्लिश वाले किन्हीं को दिक्कत नहीं होगा, मैं दोनों लैंग्वेज में बता देता हूं। ठीक है, तो द मैट्रिक्स हैविंग नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, देन दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए जैसे कि ये कोई मैं मैट्रिक्स बनाता हूं, ठीक है, देखिए इसमें जो नंबर ऑफ रोज है वो कितने हैं, 1 2 3, 3 है, और नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो कितने हैं, वो भी 3 है, यानी कि i इक्वल्स टू j हो गया। ठीक है, i क्या था, मेरा नंबर ऑफ रोज था, और j क्या था, मेरा नंबर ऑफ कॉलम्स था, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। ये कुछ भी हो सकता है, देखिए ये 2 कॉलम का भी हो सकता है, इसको 1 कर देते हैं, चलिए। तो ये देखिए इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 2, और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 2 है, तो इसको हम लोग वर्ग आव्यूह या स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। अब देखिए डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स, ऐसा आव्यूह जिसका विकर्ण के अनुसार ही सिर्फ नंबर होना चाहिए, बाकी अदर वाला जो है वो 0 होना चाहिए, नॉन डायगोनल एलिमेंट जो है वो 0 होना चाहिए। जैसे देखिए ये 2 4 3 ये सब क्या है, इसका एलिमेंट है। ठीक है, एलिमेंट है, उसको हम एक साथ करके रखे हैं, तो ये एलिमेंट है, 2 4 3 जो भी है, ये सब एलिमेंट कहलाएगा। तो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है कि जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है, बिना विकर्ण वाला जो एलिमेंट है, वो मेरा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तब हम उसको डायगोनल मैट्रिक्स या विकर्ण आव्यूह कहेंगे। एग्जांपल से समझिए, जैसे, ठीक है, फिर देखिए ये एक क्या है, मैट्रिक्स है, ये क्या है, एक मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स में क्या हम देख रहे हैं कि डायगोनली देखिए नंबर्स दिया है, बाकी अदर जगह पे 0 दिया है। हमको इसमें मतलब नहीं है कि इसमें नंबर है या नहीं, ठीक है, इसमें कोई 0 हो सकता है, लेकिन जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है, जैसे ये तीनों और इधर से ये तीनों, ये 0 होना चाहिए। इसमें है यही, मतलब शर्त यही है, समझ लीजिए कि नॉन डायगोनल एलिमेंट जो है वो मेरा 0 होना चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी हो सकता है। तो इसमें देखिए डायगोनल एलिमेंट वाला तो कुछ नंबर दिया है, लेकिन नॉन डायगोनल एलिमेंट साफ साफ मुझे दिखाई दे रहा है कि 0 है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल से समझिए, जैसे 2 है, यहाँ 0, यहाँ 0 और यहाँ 4। देखिए ये नंबर ऑफ 2 है, इसमें रोज और कॉलम, ठीक है, लेकिन एक कंसेप्ट देखिए क्या है, शर्त इसमें क्या है, देखिए नॉन डायगोनल एलिमेंट तो 0 होना चाहिए, साथ ही डायगोनल मैट्रिक्स में स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डायगोनल हो सकता है। स्क्वायर मैट्रिक्स होना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मतलब नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स उसमें क्या होगा, इक्वल होना चाहिए, तभी डायगोनल मैट्रिक्स बनेगा। ऐसा नहीं कि रो मैट्रिक्स या कॉलम मैट्रिक्स से भी आप डायगोनल कुछ खींच सकते हो, उसमें डायगोनल एक्यूरेट नहीं आने वाला है। तो इसका डेफिनेशन क्या हो सकता है कि द स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग नॉन डायगोनल एलिमेंट्स इज इक्वल टू या आर इक्वल टू 0, देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स या विकर्ण आव्यूह। ऐसा वर्ग आव्यूह जिसका नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। ये समझ गए। नेक्स्ट है स्केलर मैट्रिक्स, जिसको अदिश आव्यूह भी बोला जाता है, ठीक है। तो समझिए स्केलर मैट्रिक्स होगा कि ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स या ऐसा वर्ग आव्यूह जिसका नॉन डायगोनल एलिमेंट तो 0 होगा, लेकिन जो डायगोनल एलिमेंट जो होगा वो सारा डायगोनल एलिमेंट इक्वल होगा एक दूसरे का। कैसे समझते हैं, जैसे यहां पे मैं एक मैट्रिक्स ले लेता हूं स्क्वायर मैट्रिक्स, तो 2, ठीक है,
ये देखिए ये स्केलर मैट्रिक्स हुआ। कैसे? इसका जो डायगोनल एलिमेंट जो है वो सारा इक्वल है और नॉन डायगोनल एलिमेंट जो है मेरा वो जीरो है। ठीक है, या इसको हम एक और तरह से बोल सकते हैं कि ऐसा डायगोनल एलिमेंट जिसका डायगोनल्स का जो एलिमेंट है वो सारा इक्वल होना चाहिए एक दूसरे का, तो उस डायगोनल मैट्रिक्स को हम लोग स्केलर मैट्रिक्स बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ये भी आपको कभी कोई पूछ सकता है कि कौन से डायगोनल मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे, और कुछ कंडीशंस दिया रहेगा कि उसका नॉन डायगोनल एलिमेंट कुछ नंबर्स होना चाहिए, या डायगोनल एलिमेंट इक्वल होना चाहिए, या डायगोनल एलिमेंट 1 होना चाहिए, या डायगोनल एलिमेंट 0 होना चाहिए। कुछ भी आपको कंडीशन दे सकता है, उसमें से आपको एक टिक मारना है। तो इसमें क्या होगा कि डायगोनल, ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट अगर इक्वल है एक दूसरे का, तो उस डायगोनल मैट्रिक्स को हम लोग स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। यूनिट मैट्रिक्स भी कुछ उसी तरह है। इसमें कंसेप्ट क्या है देखिए, कि ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट जो होगा वो 1 होगा, सारा का 1 होना चाहिए। ठीक है, जितना भी डायगोनल एलिमेंट है उसमें 1 होना चाहिए, तो उस डायगोनल मैट्रिक्स को हम लोग यूनिट मैट्रिक्स या तत्समक आव्यूह बोलते हैं। इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोला जाता है। ठीक है, तो जैसे देखिए 1 है, 0 0 है मान के चलिए, फिर ये देखिए इसमें 4 रो और 4 कॉलम वाला मैं बना रहा हूं। लेकिन अभी जितने भी मैंने पढ़ाया उसमें एक चीज कॉमन आ रहा था, क्या कि सारा जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है या वर्ग आव्यूह है। देखिए यहाँ पे डायगोनली जो है वो 1 है डायगोनल एलिमेंट सारा, और बाकी जो बच गया वो मेरा क्या है, 0 है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होगा, और अगर डायगोनल एलिमेंट 1 है सारा, तो वो मेरा कहलाएगा कौन सा मैट्रिक्स, तो यूनिट मैट्रिक्स, जिसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोला जाता है या तत्समक मैट्रिक्स भी बोला जाता है। अब देखिए जीरो या नल मैट्रिक्स क्या होता है, जिसको शून्य या रिक्त आव्यूह भी बोला जाता है। देखिए ऐसा मैट्रिक्स जिसका सारा एलिमेंट जो है वो 0 अगर होता है, उसको हम लोग जीरो या नल मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे मैं एक बना रहा हूं 3 रो और 3 कॉलम का मैट्रिक्स, जिसका सारा एलिमेंट जो क्या है वो 0 है, तो हम इसको जीरो या नल मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और एक चीज देखिए, साथ ही इसमें कोई ये कंसेप्ट नहीं दिया है। ठीक है, तो जीरो मैट्रिक्स जो होगा उसको, एक चीज और इसमें देखिए क्या है, इक्वल मैट्रिक्स और कंपेरेबल मैट्रिक्स है। देखिए तो ऐसा मैट्रिक्स जिसका ऑल एलिमेंट जो है वो अगर 0 हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे। इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स की बात नहीं हो रही है, सिर्फ यही कहा जा रहा है कि कोई भी मैट्रिक्स होना चाहिए, अगर वो उसका सारा एलिमेंट 0 है तो हम उसको जीरो या नल मैट्रिक्स बोल देंगे। अब है नेक्स्ट कंपेरेबल मैट्रिक्स और इक्वल मैट्रिक्स। देखिए कंपेरेबल और इक्वल क्या होता है। कंपेरेबल मैट्रिक्स में ये कंसेप्ट दिया जा रहा है और कंडीशन ये दिया जा रहा है कि ऐसा मैट्रिक्स जो कि जिसका ऐसा दो मैट्रिक्स, आखिर कंपेरेबल है मतलब तुलनात्मक, तुलना करना है तो कम से कम दो मैट्रिक्स तो चाहिए ही ना तुलना करने के लिए, अकेला तो तुलना हो नहीं सकता है। तो ऐसा मैट्रिक्स जो जिसका ऑर्डर सेम हो, ऑर्डर कहने का मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो है दोनों, नंबर ऑफ रोज एक ही का नहीं, जैसे इसका नंबर ऑफ रोज उसका नंबर ऑफ रोज का सेम होना चाहिए और इसका नंबर ऑफ कॉलम दूसरे के नंबर ऑफ कॉलम से मिलना चाहिए, सेम होना चाहिए, उसको हम लोग कंपेरेबल मैट्रिक्स कहेंगे। उसी के बीच में तुलना हो सकती है। जैसे देखिए दो मैं मैट्रिक्स ले रहा हूं, ठीक है, 2 3 4 1। देखिए ये क्या है, एक मैट्रिक्स हो गया, इसको हम ए नाम दे देते हैं, और एक बी का है वो है 3 4 3 2 है, मान के चलिए। अब देखिए इसमें भी नंबर ऑफ रोज क्या है 2 है और नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है, इसमें भी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है 2 2 है। ठीक है, या फिर अगर मैं इसमें और बढ़ा देता हूं, ठीक है, यहां चलिए 4 दे देते हैं और यहां पे भी 1, यहां पे 3। देखिए अब इसमें क्या है, नंबर ऑफ रोज इसमें कितना है 3, तो इसमें भी नंबर ऑफ रोज कितना है 3 है। इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितना है 2, तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितना है 2। मतलब कहा जा रहा है कि नंबर ऑफ रोज ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर सेम होने का मतलब कि नंबर ऑफ रोज जो इसमें है वही नंबर ऑफ रोज इसमें होना चाहिए, और नंबर ऑफ कॉलम्स जो इसमें है वही नंबर ऑफ कॉलम्स इसमें भी होना चाहिए, तो कंपेरेबल मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। साथ ही देखिए एक और है कॉन्सेप्ट कि इक्वल मैट्रिक्स। अब देखिए इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है। इक्वल मैट्रिक्स में बोला जा रहा है कंसेप्ट में ये
कि ऐसा मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर सेम तो होना चाहिए, सबसे पहली बात, क्यों कंपेरेबल होना चाहिए सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद कहा जा रहा है कि इक्वल मैट्रिक्स के लिए क्या है कि उसका जो एलिमेंट्स है वो भी इक्वल होना चाहिए, करस्पॉन्डेंस एलिमेंट, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है, मतलब A11 इक्वल्स टू उसका भी A11 होना चाहिए। देखिए समझिए इसको समझिए थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे अगर 2 3 है और 3 4 है, अगर ये एक मैट्रिक्स है तो इसका भी यहाँ पे 2 3 और 3 4 होना चाहिए। अब देखिए कैसे, देखिए इसका A11, इसमें भी A11 में क्या है, दोनों में 2 2 है। इसका A12, इसका भी A12 क्या है, 3 है। इसका A21 और इसका भी A21 3 3 है। और इसका A22 और इसका भी A22 4 4 है। मतलब क्या हो गया कि ऑर्डर तो सेम होना ही चाहिए, साथ साथ उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो भी इक्वल होना चाहिए, तब हम उसको इक्वल मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। अब कुछ इसके हम कंडीशंस को समझते हैं मैट्रिक्स, कंपेरेबल मैट्रिक्स में ही, आइए उसको भी सीखते हैं। नेक्स्ट है ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। अब हम लोग डॉक्टर बनेंगे और मैट्रिसेस का ऑपरेशन करेंगे। चलिए समझिए। देखिए पहले है एडिशन। एडिशन जो है इसमें एक कंडीशन क्या दिया है कि ऐसा कंपेरेबल मैट्रिक्स होना चाहिए, उसके बीच में तभी एडिशन कर सकते हैं जब दोनों जो होगा वो कंपेरेबल मैट्रिक्स होगा। अब एडिशन 2 3 किसी का भी हो सकता है, लेकिन कंपेरेबल मैट्रिक्स होना चाहिए, मतलब कि उसका नंबर ऑफ रोज दूसरे के नंबर ऑफ रोज से इक्वल होना चाहिए और नंबर ऑफ कॉलम दूसरे के नंबर ऑफ कॉलम से इक्वल होना चाहिए। तो इसमें कंडीशन क्या क्या है कि नंबर ऑफ रोज ए का, मान के चलिए नंबर ऑफ रोज बी का, दोनों का इक्वल होना चाहिए, या सी भी हो सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। समझिए इसमें जैसे एक 2 3 4 5, मैं छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है। हमको जोड़ना है, ये ए है इसको, और नेक्स्ट बी मान लेते हैं, ये हो जाएगा 4 6 9 2, ठीक है। इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, दोनों को क्या करना है, हमको ऐड करना है। अब समझिए, अभी मैंने बताया कंपेरेबल मैट्रिक्स होना चाहिए। देखिए कंपेरेबल है, दोनों का रोज और कॉलम क्या दिया है, दो दो तो दिया है, ठीक है, इक्वल है दोनों में रोज एंड कॉलम्स। तो अब हम इस एलिमेंट को इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से ऐड करेंगे, यानी कि 2 + 4 क्या हो जाएगा मेरा 6। इस 3 को इस 6 से ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 9, फिर 4 को 9 से तो ये हो जाएगा 13, और फिर 5 को 2 से तो ये हो जाएगा 7। यानी कि जो मेरा a + b आया वो ये आया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एडिशन कर सकते हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट हम लोग समझते हैं इसमें सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के केस में भी सेम होता है। देखिए क्या होता है कि अगर कंपेरेबल मैट्रिक्स है, ये कंडीशन दिया है कि कंपेरेबल मैट्रिक्स होना चाहिए, जिसका यानी कि नंबर ऑफ ऑर्डर जो होगा वो सेम होगा, यानी कि नंबर ऑफ रोज इसका उसके नंबर ऑफ रोज से सेम होगा, और कॉलम भी उसी तरह होगा। तो इसको भी मान लेते हैं, जैसे ये है 5 3 3 7 2 7। चलिए ये एक मैट्रिक्स हो गया। इसमें हमको माइनस करना है, क्या करना है 1, ठीक है, 2 5 3। ये चलिए मैं मान लेता हूं एक मैट्रिक्स ये होगा, ये A है और ये B है। इसमें हमको क्या करना है, A - B को फाइंड करना है। अब हम क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से माइनस करेंगे। 5 - 1 ये हो जाएगा क्या 4, 3 - 2 ये हो जाएगा 1, 3 - 1 2, 2 - 1 1, फिर ये 7 से ये 5 माइनस होगा तो 2, और इस 7 से इस 3 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 4। यानी कि ये मेरा आंसर आ गया किस चीज का, तो A - B का, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन। देखिए इसमें सबसे पहले हम लोग ध्यान रखेंगे, इसमें सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन मतलब कि किसी कांस्टेंट को अगर हम किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, उसको हम लोग समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि k नाम का कोई कांस्टेंट है, ठीक है, और ये एक मैट्रिक्स 2 6 4 3 1 2 ये कोई मैट्रिक्स है, ठीक है। इससे हमको इसको मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या होगा, ये जो k है जब इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये k जो है वो सारा एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा एक एक करके इंडिविजुअली। जैसे k एक बार 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2k, फिर 6 के साथ तो 6k, फिर 4 के साथ तो 4k,
3 के साथ तो 3k, 1 के साथ तो 1k या k भी लिख सकते हैं सिर्फ, या फिर और फिर है नेक्स्ट 2k। इस तरह से कांस्टेंट को मल्टीप्लाई किया जाता है। k की जगह पे 1 2 3 4 5 कुछ भी कांस्टेंट देगा, हमको उसी तरह से इसको मल्टीप्लाई करना है। अगर मान लेते हैं k के पास अगर 2 होता, k के जगह पे 2 दिया रहता कांस्टेंट, तो 2 2 जा 4 ये हो जाता, ये 6 2 जा 12, ये 4 2 जा 8, ये 3 2 जा 6, ये 1 2 जा 2 और ये 2 1 सा 2 हो जाता। तो इसको स्केलर मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं, मतलब कोई कांस्टेंट, ठीक है, वो मल्टीप्लाई होगा। तो एक नेक्स्ट है इसी में मल्टीप्लिकेशन का ही, क्या है, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्सेस, ठीक है, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। अब इसमें एक कंडीशन समझिए। सबसे पहले कंडीशन ये दिया है कि दो मैट्रिक्स के बीच में तभी गुना हो सकता है जब उसका पहला जो मैट्रिक्स है उसका नंबर ऑफ रोज दूसरे वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होना चाहिए। ध्यान से समझिए, ए एक मैट्रिक्स है जिसको हम 2 4 3 1 4 2, ये एक मैट्रिक्स है ए, और बी एक मैट्रिक्स है। कब, देखिए नंबर ऑफ रोज कितना है 1 2 3, यानी कि बी में जो है वो नंबर ऑफ कॉलम उतना ही होना चाहिए जितना नंबर ऑफ रोज ए का है। इसमें 3 है नंबर ऑफ रोज, तो हमको नंबर ऑफ कॉलम्स बी का भी 3 करना होगा, कॉलम्स को, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। 1 0 4 9, चलिए यहाँ पे कोई नंबर ही दे देते हैं, जैसे कि 3 दे दिए। अब देखिए इसमें नंबर ऑफ रोज 3, इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स 3। ध्यान रखिएगा, ये कंसेप्ट समझने के लिए है, ऐसा नहीं है ये आप लोग इसको सेम ऑर्डर वाला नहीं समझ लीजिएगा, कंपेरेबल मैट्रिक्स ये नहीं है। ये देखिए कि नंबर ऑफ रोज जो है वो 3 है, तो बी का जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो 3 है, मतलब पहला का नंबर ऑफ रोज दूसरे के नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो जितने भी अभी मैट्रिक्स को मैंने समझाया ये आपका क्लास 12 के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन ये जो मैंने कंसेप्ट बताया ये क्लास 12 के लिए और ज्यादा, इसके आगे और भी कुछ पढ़ना है तो क्लास 12 के लिए इतना तक तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके बाद का वो अपने जो जैसे पढ़ते हैं वो उस तरह से पढ़ लेंगे। लेकिन जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था, जो फैक्ट था और कंसेप्ट था, उसको मैंने बोर्ड पे अभी बताया आप लोगों को, और इसी कंसेप्ट से बाहर नहीं जाने वाला है। इसी कंसेप्ट से आपके एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम चाहे वो CHSL MTS जिसमें भी मैट्रिक्स से क्वेश्चन आता है और आएगा, वो इससे ज्यादा बाहर नहीं जाएगा। इसी से रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चन मिल जाएगा, चाहे वो NTPC का CBT 2 हो या फिर ग्रुप डी में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कभी कभी देखा जाता है कि थोड़ा सा लेवल हाई कर दिया जाता है, तो जिसके कारण 11-12 का कुछ क्वेश्चन देखने को मिल जाता है एग्जाम्स में। तो आप लोगों को डरना नहीं है, तो मैट्रिक्स जो है वो पूछा जाता है लेवल बढ़ाने के लिए एग्जाम्स में, तो इसके लिए मैंने आज ये टॉपिक को करवा दिया है और इससे बाहर आप लोगों को क्वेश्चन नहीं आने वाला है। इसलिए उम्मीद करते हैं आज का जो मैट्रिक्स जो चैप्टर था, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट था, आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।